हेलो। ओके। एक बार मुझे बताएंगे क्या मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है दोस्तों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो लोग बताएंगे एक बार। ठीक, चले, सारी चीजें क्लियर हैं। ओके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एनसीईआरटी के हमारे इस कोर्स में, जिसमें आज हम समुद्र विज्ञान के बारे में कुछ अंतिम आखिरी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम क्लाइमेटोलॉजी की शुरू, नहीं आज तो नहीं, कल भी हमें समुद्र विज्ञान के बारे में ही पढ़ना है। फिर हम शनिवार से क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे, हम जलवायु विज्ञान को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा समुद्र विज्ञान के बारे में, ओशनोग्राफी के बारे में हमने कुछ बेसिक पॉइंट समझ लिए। जैसे हमने ये जाना था कि समुद्र के अंदर बहुत सारी स्थल आकृतियां पाई जाती हैं, बहुत सारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं और इन स्थल आकृतियों का अपना महत्व है। खासतौर पर समुद्र के नीचे, क्योंकि समुद्र हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा कवर किए हुए है, 71% पार्ट कवर किए हुए हैं, तो विच मेक्स कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज भी पाए जाएंगे, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर मिनरल्स वगैरह भी पाए जाते हैं। इसीलिए हमें समुद्र के नितल अर्थात हमें ओशनिक रिलीफ की जानकारी होनी चाहिए कि समुद्र के अंदर आखिरकार क्या क्या है। तो हमने इन्हें 5 भागों में बांटा था। ये जानकारी हमें साउंड वेव से मिली है और जितना भी रिप्रेजेंटेशन हम ऊंचे और निचले स्थानों का करते हैं वो हम उच्चामितीय वक्र या हाइपोग्राफिक कर्व के द्वारा करते हैं। ठीक, सबसे पहला हिस्सा दिख रहा होगा आपको, महाद्वीपीय मग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप, गहरे महासागरीय मैदान अबाइजल प्लेन और महासागरीय गर्त अर्थात ओशनिक रेंज। और फिर आप देखें तो कुछ अन्य चीजें यहां दिखेंगी, जैसे कटक अर्थात रिज, गुआट, सी माउंट, आइलैंड, कैनियन और ओरल। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, इन सब के बारे में डिटेल से हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि महाद्वीपों के किनारे का वो हिस्सा जो कि महासागर के अंदर डूबा हुआ है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं दोस्तों? महाद्वीपीय मग्न तट। मग्न तट क्यों नाम दिया? क्योंकि डूबा हुआ है पानी में, इसलिए क्या नाम दिया? महाद्वीपीय मग्न तट। हमने ये देखा था कि इनकी जो गहराई है वो औसत गहराई 100 फैदम तक हो सकती है, 600 फीट के आसपास। ये महासागर का उथला हिस्सा है, ये महासागर का सबसे शैलो पार्ट। इसकी गहराई इतनी ज्यादा नहीं होती कि वहां पे सूरज की रोशनी ना पहुंच पाए, इसीलिए मैक्सिमम जो आपको मरीन बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, अधिकांश जो आपको मरीन बायोडाइवर्सिटी मिलेगी वो कहाँ मिलेगी दोस्तों? तो वो पूरी की पूरी मरीन बायोडाइवर्सिटी आपको इसी क्षेत्र में मिलेगी। समुद्री जैव विविधता हमने आपको बताया था कि ये फोटिक जोन जो कहलाता है, यहीं पर आपको मैक्सिमम चीजें देखने के लिए मिलेंगी। रीजन इज वेरी क्लियर, रीजन बड़ा साफ है, बड़ा स्पष्ट सा कारण है दोस्तों इस चीज का कि यहाँ तक सूर्य की किरणें पहुंच पाती हैं, ज्यादा गहराई पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। दूसरा हमने ये भी बताया था कि इस क्षेत्र में खनिज भी पाए जाते हैं, कई जगह पर इसमें मिनरल भी पाए जाते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा खनिज नहीं मिलते, ज्यादा खनिज आपको इस इलाके में मिलते हैं जहां पर, जिसे हम कॉन्टिनेंटल राइज या महाद्वीपीय उभार के नाम से जानते हैं। फिर हमने ये देखा था कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसका है? तो वो अटलांटिक महासागर का है, क्योंकि अटलांटिक महासागर की अपनी तो कोई प्लेट है नहीं, पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप की प्लेट पर बना हुआ है। यही कारण है कि सबसे गहरा, जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलेगा वो अटलांटिक महासागर में मिलेगा। हालांकि
अगर एक स्पेसिफिक इलाके की बात की जाए कि दुनिया में सबसे चौड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसका है, तो वो जवाब भी हमने तलाशा था कि आर्कटिक महासागर पर जो साइबेरिया वाला हिस्सा देखने के लिए मिलता है, वहाँ सबसे चौड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्नतट देखने के लिए मिलता है। भारत में जो पश्चिमी तटीय मैदान है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, जो अरब सागर से जुड़ता है, वहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज़्यादा चौड़ा है। वहां पर उसकी जो चौड़ाई है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है अगर दूसरे चीज़ों से आप कंपेयर करें। ये बातें हमने पढ़ी थी। इनका ढाल बहुत कम होता है, 1 से 3 डिग्री के आसपास का इनका ढाल होता है, 1 से 3 डिग्री के आसपास का इनका स्लोप होता है। ये बात भी हमने इनके बारे में पढ़ी थी। इसके बाद हम आगे बढ़े और हमने दूसरे हिस्से को पढ़ा, और जो हमारा दूसरा हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, इसे हमने कहा था कॉन्टिनेंटल स्लोप। कहानी कुछ इस तरह दिखाई देती है कि ये हिस्सा महाद्वीप का डूबा हुआ है, फिर एकदम से एक हिस्सा नीचे जाए। तो ये जो नीचे जाने वाला हिस्सा है, इसी हिस्से को हमने क्या नाम दिया है? कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसे हमने नाम दिया है महाद्वीपीय मग्न ढाल। मग्न ढाल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डूबा हुआ है और ढाल नुमा स्थल आकृति। ये तो फ्लैट इलाके, एक बहुत ही ज्यादा टिल्टेड इलाका है, बहुत तीव्र इसमें ढाल होता है, जिस वजह से यहाँ पर अवसाद नहीं पाए जाते, जिस वजह से यहाँ पर सेडिमेंट नहीं पाए जाते। इस एरिया में आपको सेडिमेंट देखने के लिए नहीं मिलेंगे, अवसाद देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो क्या है, क्यों नहीं मिलते? ढाल बहुत ज्यादा है, स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप है, जिस वजह से आपको यहाँ पर अवसाद देखने के लिए नहीं मिलते। क्लियर? कुछ और बातें जो हमने कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में जानी थी वो यही है कि अगर आप देखें कि सबसे ज्यादा हिस्सा कहाँ पर है, तो इसका अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा हिस्सा है। ठीक, अब इसमें कुछ और बातें आप समझें कि अब ये जो हिस्सा कहलाएगा, अगला जो हिस्सा बनेगा, इसी डायग्राम में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये पूरा कॉन्टिनेंटल स्लोप है, यहाँ पे भी स्लोप है, यहाँ पे भी स्लोप है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ना, यहाँ जहाँ पे स्लोप खत्म होता है, ये इलाका ऊपर उठ जाता है। क्यों? यहाँ से पूरा मलबा आएगा, वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, तो ये इलाका क्या होगा? ये इलाका हल्का सा ऊपर उठ जाएगा, ये वाला है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अवसाद आ जाएंगे, बहुत सारे सेडिमेंट आ। तो इस इलाके को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल राइज। इस इलाके को हम कहते हैं महाद्वीपीय उभार, कॉन्टिनेंटल राइज। क्यों नाम दिया सर इसे कॉन्टिनेंटल राइज? आप देख सकते हैं कि स्लोप था, पूरे अवसाद आए और वो ऊपर की ओर उठ गए, इस तरीके से ऊपर की ओर उठ गए, तो इसे नाम मिल गया कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, यहाँ पर समुद्री निक्षेप पाए जाएंगे, यहाँ बड़े पैमाने में समुद्री निक्षेप पाए जाएंगे, ओशनिक डिपॉजिट पाए जाएंगे, मतलब मिनरल रिच एरिया हो गया। ये एक प्रकार से देखा जाए तो कैसा एरिया हो गया? ये पूरा का पूरा इलाका मिनरल रिच इलाका हो गया। ठीक है, मिनरल रिच एरिया हो गया। ओके, एक सेकेंड दीजिए दोस्तों, बस नहीं लेकर के आ रहा हूं।
चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले हिस्से की चर्चा करते हैं दोस्तों। अब जो हमारा अगला हिस्सा है जिसके बारे में हमें बात करनी है, ये हिस्सा हमारा है अबाइजल प्लेन। अब देखा जाए तो मुख्य रूप से अब हम महासागरों के अंदर प्रवेश करेंगे। अभी तक हमने जो 3 हिस्से पढ़े, चाहे वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो, कॉन्टिनेंटल स्लोप हो या फिर वो कॉन्टिनेंटल राइज हो, तीनों हिस्से किसके थे? तो आप कहेंगे सर जो तीनों के तीनों हिस्से हैं वो तीनों ही हिस्से महाद्वीप का हिस्सा थे, वो तीनों के तीनों ओशियन का पार्ट थे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो महासागर का हिस्सा होगा, और सबसे पहला महासागरीय भाग जो हम पढ़ेंगे वो है अबाइजल प्लेन। इसे गंभीर महासागरीय मैदान, गहरे महासागरीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है, और इंग्लिश में इन्हें हम अबाइजल प्लेन के नाम से जानते हैं। अब एक मोटी मोटी बात जो हमें नाम सुन के समझ में पता आती है कि सर इसका अर्थ तो यही है कि एक ऐसा क्षेत्र है, ये एक ऐसा इलाका है जो मैदानी इलाका है, पूरा इलाका। कैसा इलाका है? तो ये मैदानी इलाका है, ये पूरा इलाका प्लेन वाला इलाका। तो समुद्र के अंदर भी तो मैदान पाए जाएंगे, तो समुद्र के अंदर जो मैदानी क्षेत्र है उसी को हमने अबाइजल प्लेन का नाम दिया है। अब जरा बातों को समझते हैं, देखते हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट आप समझें कि महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर, जो महासागर के 75% भाग पर फैला हुआ। तो महासागरों के अंदर निश्चित तौर पर पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, पहाड़ियां भी हैं, गर्त भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इलाका 75% जो है वो मैदानों ने घेरा हुआ है ना, मैदानों ने घेरा हुआ है। तो अगर कभी भी ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सी महासागरीय स्थल आकृति सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो जवाब क्या देंगे? अबाइजल प्लेन। अबाइजल प्लेन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली स्थल आकृति। इसकी गहराई कितनी होती है? तो 3000 से 6000 मीटर के आसपास इसकी गहराई होती है। 3 to 6000 मीटर के आसपास गहराई होती है, बहुत गहराई है। समुद्र में ही पहुंच गए, मैदानी इलाका है, बिल्कुल नीचे जाएंगे फ्लैट मिलेगा, क्रिकेट खेलिएगा, फुटबॉल खेलिएगा, ठीक है, ऑक्सीजन मास्क लगा के। लेकिन ऑक्सीजन भी काम नहीं करेगी, क्यों? इतनी गहराई पर जाके प्रेशर भी तो बहुत बढ़ जाएगा ना। अभी जो पनडुब्बी बीच में डूबी थी वो क्यों डूबी? पनडुब्बी सबसे इंपॉर्टेंट पनडुब्बी में एक ही चीज है कि वो प्रेशर झेल जाए, क्योंकि जब आप गहराई में जाएंगे वाटर का प्रेशर बहुत बढ़ता है, पूरा का पूरा पानी आपके ऊपर आ जाता है, तो वाटर का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है आपकी, ठीक है, पनडुब्बी पर। वही हुआ, यहीं पर आपको कटक देखने मिलेंगे, रिजेस देखने के लिए मिलेंगे, ज्वालामुखी पर्वत भी इसी पर देखने मिलेंगे, वोल्केनिक माउंटेन देखने मिलेंगे। यहाँ पर सागरीय जीव, पौधे और पादपों के निक्षेप भी मिलते हैं। डिपॉजिट ऑफ मरीन एनिमल एंड दी प्लांट। इसका सबसे ज्यादा विस्तार प्रशांत महासागर, फिर हिंद महासागर और फिर अटलांटिक महासागर में। तो मुझे लगता है कि इसमें समस्या नहीं होगी। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर ही जब प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, तो ये बट नेचुरल सी बात है दोस्तों कि सागरीय मैदानों का सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर होगा? तो सागरीय मैदानों का जो सबसे ज्यादा विस्तार है वो भी प्रशांत महासागर में ही होगा, वो भी पैसिफिक ओशियन में ही होगा। एक और बात आप समझ रहे हैं ना, यहां से 2 अच्छे स्टेटमेंट बनते हैं जो आपसे यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो, पहला स्टेटमेंट यहां पर यह बन रहा है कि महासागरीय मैदानों की गहराई 3000 से 6000 मीटर होती है। महासागरीय मैदान महासागरों के 75% हिस्से पर फैले हुए हैं। तीसरा स्टेटमेंट, इन्हीं महासागरीय मैदानों पर कटक और ज्वालामुखी पर्वत जैसी स्थल आकृतियां पाई जाती। ये जो पूरा का पूरा ओशनिक अबाइजल प्लेन है, इसी अबाइजल प्लेन पर रिजेस और दूसरी अदर टोपोग्राफी पाई जाती। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो यहां से निकल करके आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले हिस्से पर आएंगे दोस्तों। अगला जो हिस्सा है वो है महासागरीय गर्त अर्थात ओशनिक ट्रेंच। अगला हिस्सा कौन सा है? महासागरीय गर्त अर्थात ओशनिक ट्रेंच। क्लियर दोस्तों, याद रखें कि ये महासागरों के सबसे गहरे और सबसे सक्रिय भाग हैं। डीपेस्ट एंड दी
नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, सबसे गहरे और सबसे सक्रिय भागों में कौन आता है, तो उसमें महासागरीय गर्त आते हैं। ये महासागरीय नितल का लगभग 7% है। मध्यवर्ती भागों में ये नहीं पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहे हैं आप, ठीक है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट, गलित पर्वत अथवा द्वीपों के समानांतर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा गर्त प्रशांत महासागर में है, फिर अटलांटिक में और फिर हिंद में। सबसे गहरा गर्त हम पढ़ चुके हैं, मैरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त। अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गर्त बने कैसे, इनका निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, आपको याद है हमने प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़ा था, हमने प्लेट विवर्तनिकी के बारे में पढ़ा था। और प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते समय हमने ये जाना था कि जो प्लेटें हैं वो दो प्रकार की प्लेटें होती, या तो महाद्वीपीय प्लेट होती है अर्थात कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, या फिर महासागरीय प्लेट होती है अर्थात ओशनिक प्लेट होती है। फिर हमने प्लेट मूवमेंट के बारे में भी पढ़ा था, हमने प्लेटों की गति के बारे में भी पढ़ा था कि प्लेटें 3 तरह की गति करती हैं, कन्वर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट और ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट मतलब दूर जाना, अपसारी गति, ठीक है, अपसारी गति। डाइवर्जेंट मतलब दूर जाना, अपसारी गति, ठीक है। दूसरा होता है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मतलब एक दूसरे के पास आना, ओके। और ट्रांसफॉर्म मतलब एक दूसरे के बाजू से निकल जाना। अब यहीं पर एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा, विच इज इंपॉर्टेंट। देखिए, इसमें से हमारे जो काम की है ना, फिलहाल हमारे काम की इसमें कन्वर्जेंट मूवमेंट। कन्वर्जेंट मूवमेंट मतलब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति कर, ये कन्वर्जेंट मूवमेंट कहलाता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करेंगी, जो 2 प्लेट है वो ईच अदर एक दूसरे की तरफ गति करना शुरू करेंगे। अब 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है कि दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हों, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और दूसरी भी महाद्वीपीय प्लेट, दोनों महाद्वीपीय प्लेटों हों। और दूसरी कंडीशन, दोनों एक महाद्वीपीय प्लेट हो और एक महासागर। और एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि दोनों प्लेटें महासागर, पर अभी उस पर हम नहीं जाते, वो हमारे काम का नहीं है। हम 2 कंडीशन ही लेकर के चल रहे हैं। या तो कन्वर्जेंस हो रहा है कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट का, या फिर कन्वर्जेंस हो रहा है कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट का। देखिए, आप याद कीजिए तो हमने पढ़ा था कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, जो महाद्वीपीय प्लेट होती है, ये लाइट वेट की होती, लाइट वेट की होती है, हल्की होती। क्यों होती है? में फेल्सिक चट्टान पाई जाती, फेल्सिक चट्टान, ठीक है। कौन सी? ग्रेनाइट। याद आ रहा है आपको, मैंने पढ़ा था। जबकि ओशनिक प्लेट में हमने ये पढ़ा था कि ये भारी होती है और ये मैफिक रॉक से मिलकर के, मैफिक रॉक से मिलकर के बनती है। मैफिक मतलब भारी चट्टाने हैं, बेसाल्ट हो गया, इन सब से मिलकर के ये बनती है। 2 मिनट इमेजिन करते हैं एक छोटा सा इमेजिनेशन, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, समझने में आसानी होगी। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये है बजाज की सिटी 100। अगर मोटरसाइकिल आपने देखी है तो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये है बजाज की सिटी 100। और जो ओशनिक प्लेट है अर्थात जो महासागरीय प्लेट है वो है बुलेट। बुलेट एक मोटरसाइकिल है, बड़ी फेमस मोटरसाइकिल है, ठीक है, बुलेट। आप मुझे बताओ भारी कौन है? बुलेट। तो महासागरीय भूपरपटी कैसी होगी? भारी। हल्की कौन है? सिटी 100। तो महाद्वीपीय परपटी क्या होगी? सिटी 100। जस्ट इमेजिन करो कि अगर दोनों, एक तरफ बुलेट हो और एक तरफ आप सिटी 100 हो,
दोनों की टक्कर हो जाए तो उड़ेगा कौन? बुलेट, CT-100। कहानी क्या बनेगी? CT-100 यूं उड़ जाएगी, बुलेट नीचे। अब इस बात को समझो। देखिए, जब भी एक महाद्वीपीय और महासागरीय भूपरपटी टकराती है, लेट्स अज्यूम दो बना लेते हैं। ये इस रंग से जो मैं बना रहा हूं, ये है ओशियनिक क्रस्ट, और जो मैंने ये लाल रंग से बनाई है, ये है कॉन्टिनेंटल। जब भी ये दोनों आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो इस तरह ऊपर की ओर जाए, और जो ओशनिक क्रस्ट है वो इस तरह नीचे की ओर। अब इससे क्या होगा सर? जैसे ही ये नीचे की ओर जाएगी तो यहां देखिए, इस इलाके पर फोकस कीजिए ध्यान से। यहां गर्त का निर्माण हो, यहां एक गहरी खाई बनेगी। तो कहने का अर्थ यह है, जो महासागरीय गर्त हैं वो हमेशा प्लेटों के किनारे बनते, प्लेटों के बीच में कभी भी गर्त नहीं बनेगा। क्योंकि गर्त बन कैसे रहा है? जब दो प्लेटें टकराएं, एक महाद्वीपीय प्लेट हो, एक महासागरीय प्लेट हो। महासागरीय प्लेट नीचे जाएगी तो यहाँ एक बीच में गहरा गड्ढा बनेगा। देख पा रहे हैं मेरे बीचों बीच यहाँ यहाँ एक गहरा गड्ढा बन गया। इसी गहरे गड्ढे को हम क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। इसी को हम ट्रेंच बोलते हैं। महासागरों के सबसे गहरे भाग हैं, ठीक है। जैसे चैलेंजर गर्त है, चैलेंजर जो ट्रेंच है, जिसे मैरियाना गर्त के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप समूह के पास स्थित है मैरियाना या चैलेंजर गर्त। तो वहां पर भी यही है, एक तरफ फिलीपींस की ओशनिक प्लेट है और एक तरफ प्रशांत महासागरीय प्लेट है। दोनों टकरा रही हैं, तो एक प्लेट ज्यादा नीचे चली गई तो वहां ट्रेंच का निर्माण हो गया, ठीक है। महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटें जब टकराती हैं ना, तो यहां गहराई नहीं हो, क्योंकि दोनों प्लेटें हल्की हैं, तो एक प्लेट बहुत गहराई में जा नहीं पाती। इससे एक और लॉजिक याद रख। देखो, जब भी महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट टकराएगी तो जो महासागरीय प्लेट है वो बहुत गहराई में चली, वो इतनी गहराई में चली जाएगी कि वो एस्थेनोस्फीयर के पास पहुंचने लगेगी। जैसे ही वो एस्थेनोस्फीयर के पास पहुंचेगी, वहां पर वो क्या करेगी? अल्टीमेटली वहां पर प्रेशर को और बढ़ाएगी, तो वहां पर ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू हो जाए। लेकिन महाद्वीपीय प्लेट इतनी गहराई तक पहुंच ही नहीं पा रही है, और चूंकि वो इतनी गहराई तक नहीं पहुंच पा रही है, यही कारण है कि इस क्षेत्र में फिर हमें ज्वालामुखी देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो लाइन आपने यहाँ पर लिखी है ना, कि मध्यवर्ती भागों में महासागरीय कटकों का अभाव पाया जाता है और ये द्वीपों के समानांतर या प्लेटों के समानांतर पाए जाते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आप सभी को पता होना चाहिए, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे ज्यादा संख्या कहां पर है? प्रशांत, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हिंद, और पूरे महासागर के 7% इलाके में ये फैले हो। एक बार पढ़िए इसको।
पढ़ा आपने एक बार इसको? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पर आते हैं। अब हमें अगले हिस्से पर बढ़ना है और अगला हिस्सा हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा हमने पहले भी की है, अब थोड़ा विस्तार में इसको हम समझेंगे। अगला हिस्सा है महासागरीय कटक, ओशनिक रिज। पहले एक बार एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूं ओशनिक रिज के बारे में, ताकि आपको समझ में आए ये कहां पर बनते हैं। देखो ये हिस्सा देखो, जहां पर दो प्लेटें अलग जा रही हैं, जहां पर प्लेटों की डाइवर्जेंट गति हो रही है, उसमें देखो बीच में ये दरार आ गई। ये क्या है? ये दरार है, क्रैक है। फिर इसी दरार से ज्वालामुखी निकला और यहां देखो उसने छोटे छोटे पर्वतों का निर्माण। फिर ये पर्वत आगे की ओर खिसकते जाते, क्योंकि दरार आगे बढ़ रही है तो एक के बाद एक ये पुश होते जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ कटकों का निर्माण होता है, यहाँ रिजिस का फॉर्मेशन, और एक समय के बाद ये गर्त में चले जाते हैं, फिर वहां पर ये दोबारा से लावा बन जाता है। तो महासागरीय कटक अगर कोई भी आपसे पूछे तो इनका निर्माण ज्वालामुखी की प्रक्रिया और प्लेटों की डाइवर्जेंट गति के कारण होता है, जो हर महासागर में पाए जाते हैं। और हमने ये भी देखा था कि एक मिड अटलांटिक रिज है, एक मध्य अटलांटिक कटक है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कटक है। उसकी लंबाई लगभग 16,000 किलोमीटर है, विच मेक्स मिड अटलांटिक रिज द लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑन द प्लैनेट अर्थ, जो इसे हमारी पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला बना दे। ठीक है, अब अगर ध्यान दें अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा इनका विस्तार है। आइसलैंड से लेकर के बोवेट द्वीप पर फैला हुआ है। इसे डॉल्फिन कटक भी कहा जाता है उत्तर में, चैलेंजर कटक कहा जाता है दक्षिण में, और अजोर्स कटक के नाम से भी जाना जाता है। अजोर्स की जलधारा चलती है यूरोप की तरफ। ठीक है, प्रशांत महासागर में अल्बेट्रॉस पठार, जिसे पूर्व प्रशांत महासागरीय कटक कहते हैं, ईस्ट पैसिफिक रिज को अल्बेट्रॉस प्लेटू कहा जाता है। सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है न्यू गिनी। अन्य कटक गैलापागोस कटक, न्यूजीलैंड कटक, नास्का कटक, कैरोलिन कटक, सोलोमन कटक आदि। गर्त मैरियाना गर्त, क्यूराइल गर्त, एल्यूशियन गर्त आदि। हिंद महासागर में 90 ईस्ट, लक्षद्वीप, चागोस, कार्लसबर्ग, सोकोत्रा, प्रिंस एडवर्ड और गर्त। गर्त कौन से हैं? जावा गर्त, सुंधा गर्त। ठीक है, तो ये ट्रेंच यहाँ पर पाए जाते हैं, गर्त यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने आज महासागरीय स्थल आकृतियों के बारे में सारी बातें पढ़ ली। अब अगली क्लास में हमें तापमान डिस्कस करना है, हमें लवणता की बात करनी है, इनको प्रभावित करने वाले कारक, और फिर हम जलधाराओं की चर्चा करेंगे। और जैसे ही हम जलधाराएं पढ़ेंगे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ओशनोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कल आपसे मुलाकात होगी दोबारा से इसी समय पर 12 बजे आपसे मिलेंगे और इन टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।